नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी पहुंचे पीएम मोदी ने आज भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण से पहले भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया और कहा कि जब स्वामी विवेकानंद अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान भी आए। उन्होंने कहा कि जापान ने उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि टैगोर ने भी जापान की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा कि जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करना चाहिए। मैं स्वामी जी की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। पीएम मोदी ने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साजिश संकल्प का है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है, ध्यान का है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला मंगलवार को आ सकता है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत से कहा कि पहले ये तय हो कि वहां रखरखाव किस तरह किया जाएगा, इसलिए अदालत मंगलवार को फैसला करेगी कि क्या वो उस अनुरोध को स्वीकार करेगी। मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका हर हालत में पालन हो। जिला जज ए.के. विश्वेश को यह तय करना है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 711 यानी कि आदेश 7 के नियम 11 के संदर्भ में यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट ये फैसला अब तक मिले सबूतों वीडियोग्राफी के संदर्भ में लेगा। जिला कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मामले को सीनियर जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही बिहार में सभी पार्टियों की राय लेने के बाद जातीय जनगणना पर काम शुरू कर देगी। बता दें, नीतीश कुमार और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक साथ हैं। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्य की कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। 27 मई को एक बैठक के लिए हमने कुछ पार्टियों से बात की है। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ पार्टियों का जवाब का इंतजार है, इस पर सभी एकमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला होने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे और फिर काम शुरू कर देंगे। मालूम हो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर दिल्ली मार्च करने की घोषणा की है। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बिहार में खामोश है। जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। बता दें, विधानसभा में आजम और अखिलेश यादव की कुर्सियां अगल बगल हैं। इस पर भी आजम खान ने चुटकी ली। विधानसभा के बाहर उन्होंने कहा कि अखिलेश के बगल बैठने से मेरी ही इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि मैं माफिया नंबर 1 हूँ। बता दें, आजम खान ने रविवार को सपा विधायकों की लखनऊ में हुई बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी नेता और समय समय पर बीजेपी सरकार की ही नीतियों की आलोचना करने वाले वरुण गांधी ने अब युवाओं और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अपने कंधों पर पूरी परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर चलने वाले प्रतियोगी छात्रों का जीवन पिछले कुछ वर्षों से एक लंबे संघर्ष की दास्तान बन चुका है। छात्र अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, अपने हक की लड़ाई भी खुद ही लड़ता है। अरसों से लटकी भर्तियां और रेत की तरह फिसलता वक्त छात्र हताश है। वरुण ने कहा कि बिना कारण रिक्त पड़े पद, लीक होते पेपर, सिस्टम पर हावी होता शिक्षा माफिया, कोर्ट कचहरी और टूटती उम्मीद, छात्र अब प्रशासनिक अक्षमता की कीमत भी स्वयं चुका रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि चयन सेवा आयोग कैसे बेहतर हो, परीक्षाएं कैसे पारदर्शी एवं समय पर हों, इस पर आज और अभी से काम करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। सऊदी अरब में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने 16 देशों की यात्रा पर रोक लगा दी है। इनमें भारत भी शामिल है। सऊदी अरब में शनिवार को कोरोना के 414 नए मामले दर्ज किए गए और एक शख्स की मौत भी हुई। सऊदी अरब में अभी कोरोना के लगभग 6500 एक्टिव मामले हैं और इन्हें बढ़ने से रोकने के लिए सरकार लगातार तमाम कोशिशें कर रही है। हालांकि इसके उलट भारत में कोरोना के मामले रुके हुए हैं और 135 करोड़ की आबादी में हर दिन 2000 से 3000 के बीच मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने आज कहा कि यदि बीजिंग ताइवान पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से ताइवान की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा। जो बाइडेन का ये बयान जापान में आया है, जहां एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, जल्दी में आप स्पष्ट कारणों से यूक्रेन संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल नहीं होना चाहते थे कि आप ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य रूप से शामिल होने के इच्छुक हैं।
अगर ऐसी स्थिति आती है। इस पर बाइडेन ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस स्वशासित द्वीप ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, यही प्रतिबद्धता हमने की है। हम एक चीन नीति से सहमत थे, हमने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये विचार कि इसे ताकत से हथियाया जा सकता है, ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान को लेकर दिए गए बयान के बाद चीन ने इस पर पलटवार किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। वांग ने कहा कि चीनी नागरिकों के संकल्प को कोई कमतर आंकने करने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, वो जो कह रहे हैं चीन वो करेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति विफल होना निश्चित है। चीनी विदेश मंत्री की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए क्षेत्र के सहयोगियों के साथ संबंध बढ़ाने को लेकर दी गई है। चीनी विदेश मंत्री वांग ने रविवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद कहा कि तथ्य साबित करेंगे कि तथाकथित इंडो पैसिफिक रणनीति अनिवार्य रूप से विभाजन पैदा करने की रणनीति है, टकराव को भड़काने की रणनीति है और शांति को नष्ट करने की रणनीति है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पहली एशिया यात्रा पर जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित नेता यून सुक योल से मुलाकात की। इसके अलावा वो कल क्वाड समिट के दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।